हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का सेट नंबर 15। मैंने ऑलरेडी कई सेट को अपलोड कर दिया है, तो आप उस सेट को भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के कुल क्वेश्चन 100 होंगे। 100 में जो कट ऑफ होगा वो 74 मार्क्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको भी मेरे साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। जैसे ए का 1 जिस तरह से आप पहले वाले वीडियो में करते आ रहे हैं, 2 का बी, जिस तरह से जो ऑप्शन है आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कितना 100 में से कितना अंक आपने पाया वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि आपका तैयारी किस तरह से चल रही है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट चाहते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करें, तो इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ भी उन्हें मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा। ठीक है, और हम लोग फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। भले हम लोग 100 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं, उसके आसपास के क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज देखेंगे मॉडल सेट नंबर 15। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो वायु की गति है वह एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ठीक है, एनीमोमीटर। जो कि बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर है जो वायु दाब के मापन हेतु या वायु दाब के मापन हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि बात करें हम हाइड्रोमीटर की, तो यह रिलेटिव डेंसिटी यानी कि यह आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोमीटर। जबकि फ्रेंड्स हम विंड वेन की बात करें, तो विंड वेन है जो वायु की दिशा की जानकारी इसके द्वारा मिलती है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वायु की गति कौन नापता है, तो एनीमोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जबकि वायु की दिशा कहता तो विंड वेन हो जाता। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। देखिए, ओजोन होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड ये भी होता है, क्लोरामीन ये भी होता है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तीनों का इस्तेमाल है जो जल से जीवाणु को मारने में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ कमेंट कीजिए कि तीसरा का आंसर कौन सा होगा, चौथा का आंसर कौन सा होगा। इससे मुझे पता चले कि आपका तैयारी किस तरह से है। साथ ही साथ यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को मेंशन कीजिए, ताकि उसे पता चले आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम। देखिए, दांत वाली व्हेलों में जो विशालतम है वो स्पर्म व्हेल है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पर्म व्हेल। ठीक है फ्रेंड्स, स्पर्म व्हेल की लंबाई की बात करें, जैसे विशालतम कह रहा है, तो इसकी लंबाई होती है वो 16 मीटर होती है। फीट में बात करें तो 52 फीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। CFL का पूर्ण रूप क्या है, तो CFL का पूर्ण रूप है वह है कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण के लिए किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो न चिपकने वाली कढ़ाई का जो यूज किया जाता है वो टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। टेफ्लॉन इसका राइट आंसर होगा, टेफ्लॉन। तो यानी 5 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, आपको पता होना चाहिए। इस पर उष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल है जो न चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में किया जाता है। तो 5वां का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। www का पूर्ण रूप क्या है, तो www का वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह है जो सैटेलाइट भेजा जाता है, उसमें सौर सेल लगाए जाते हैं, यानी सूर्य के रोशनी से उसमें ऊर्जा निकलती है, और वह ऊर्जा है जो इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे, जैसे कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी का फोटो लिया जाता है, या जो भी कुछ रिमोट सेंसिंग वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, नेविगेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सारे चीज़ों को क्रियान्वयन करने के लिए विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। वो विद्युत ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वो विद्युत ऊर्जा सौर सेल से मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जब बर्फ़ पिघलती है तब, देखिए जब बर्फ़ पिघलेगी तो उसका आयतन घटता है। देखिए, आपको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसा आप देखते होंगे कि ठंडे के दिन में क्या होता है, किसी नल में पानी है, पानी क्या होता है कि जम जाता है रात को, इससे कारण नल फट जाता है। तो नल फटता क्यों, तो लिक्विड से क्या होता है, यानी लिक्विड से द्रव से सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड होने पर उसका है जो
आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाने के कारण वह है जो पाइप फट जाता है। चलिए, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। देखिए, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, तो विषाणु वायरस है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, हाइड्रोजन है उसका, इसमें इसका मास भी एक होता है और एटॉमिक नंबर भी एक होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर दोनों। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ट्राई ग्लिसराइड क्या है। देखिए, ट्राई ग्लिसराइड क्या है, यह एक वसा है। यह क्वेश्चन बीपीएससी 64वीं में पूछा हुआ था। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिहार दरोगा में रिपीट हो सकते हैं, तो इसका 11 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आर्द्रता जो नापी जाती है वह नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। देखिए, जैसे कोई कीट काट लेता है तो खुजली होती है वहाँ पे, तो या फिर जो खुजली किसके कारण होती है, तो खुजली होती है फ्रेंड्स बहुत ही फॉर्मिक अम्ल के कारण। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। देखिए, पहले की बात कर रहे हैं, इसमें से कौन सी संस्था है जो विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि श्रेणी क्या था। तो श्रेणी एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति थी। एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति क्या थी, श्रेणी। देखिए फ्रेंड्स, बात करें हम नरगम की, तो नरगम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था नरगम। जबकि विदेशी व्यापार से संबंधित था वह था नाना देशी। इसका राइट आंसर सी होगा, नाना देशी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ। देखिए, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, और संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ हुआ था संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह हुआ था वह झारखंड में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। देखिए, चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग जो विषय है फ्रेंड्स वह संवर्ती सूची का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, संवर्ती सूची। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, चलिए, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। देखिए, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय है, उस देश की राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, पहले उसको भागा दिया जाता है जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनसंख्या और राष्ट्रीय आय दोनों के माध्यम से निकालते हैं। और फॉर्मूला क्या है, तो राष्ट्रीय आय ऊपर रखते हैं और जनसंख्या नीचे रखते हैं, तो प्रति व्यक्ति किसी देश की आय निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी। ठीक है, चिटगांव जो शस्त्र छापामारी था उसकी योजना सूर्यसेन जी के द्वारा बनाई गई थी, और यह 1930 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, 1930, ये डेट पूछता है 1930। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 20, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। देखिए, रामोसी विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, हुआ था पश्चिमी घाट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। ठीक है, रामोसी विद्रोह ऐसे महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में हुआ था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे। तो छपरा से थे, छपरा याद कर लीजिएगा। राहुल सांकृत्यान छपरा से असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था वहाँ से सक्रिय थे। ठीक है, क्योंकि बात करें हम कि राहुल सांकृत्यान जो हैं उनका असली नाम क्या था, तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ, उनका असली नाम केदार पांडे था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, केदार पांडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। देखिए फ्रेंड्स, जो रुद्रदामन अभिलेख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो जो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम की जो उपलब्धियां वर्णित है वह जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। चलिए, और इसी अभिलेख से पता चलता है कि मौर्यकालीन निर्मित गिरनार के प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई थी। ठीक है, रुद्रदामन नहीं, मौर्यकालीन निर्मित गिरनार के प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, इसी अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, इसकी सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी वो बम्बई में की गई थी। इसके बाद इसका जो विस्तार है वो पूना और अहमदाबाद और सतारा में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। देखिए, 27वां अधिवेशन की बात करें फ्रेंड्स तो
तो बांकीपुर में होता है, आपको ध्यान रखना बांकीपुर। तो 27 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी बांकी, सॉरी 24 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी बांकीपुर। की बात करें इसकी अध्यक्षता की तो इसके अध्यक्ष थे RL माधोकर, ठीक है, RL माधोलकर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो दोस्त यह प्रदान जो किया गया था वो 12 अगस्त 1765 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ये होगा 12 अगस्त 1765, ठीक है। ऐसे इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो लोग जमा हुए थे क्या कि जो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कुंडग्राम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुंडग्राम। और कुंडग्राम को है जो कुंडलपुर के नाम से भी जाना जाता है और यह वैशाली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर सी होगा 1828। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना है जो की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्योंकि बात करें हम बंगाली पत्रिका, बंगाली पत्रिका शुरू किया गया था गिरीश चंद्र घोष के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बंगाली पत्रिका गिरीश चंद्र घोष, जबकि अमृत बाजार पत्रिका है वह शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अकबर के शासन काल में टोडरमल किससे संबंधित था? देखिए तो टोडरमल है जो संबंधित था भू राजस्व सुधार से। तो इसका राइट आंसर सी होगा भू राजस्व सुधार, ठीक है। टोडरमल है जो मुगल सम्राट अकबर का दीवान था, ठीक है, जो भू राजस्व विभाग की देखरेख करता था। और इन्होंने 1570 से 71 ईस्वी में खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रणाली प्रारंभ की थी। जब्ती प्रणाली प्रारंभ किया था टोडरमल ही, ठीक है। कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी में है, देखिए कलहन द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है फ्रेंड्स, उसमें कश्मीर का इतिहास की वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में शुरू हुआ और 1919 में खत्म हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ की बात करें तो 1939 से लेकर के 1945 तक चला। लेकिन बात करें 1939 में है जो जर्मनी है जो पोलैंड पर आक्रमण करता है, इसी के साथ ये युद्ध शुरू होता है, ठीक है। और इसमें दो गुट में लोग बट करके लड़ते हैं, एक है मित्र शक्ति और एक है धुरी शक्ति, ठीक है। तो मित्र शक्ति में कौन कौन है फ्रेंड्स? तो मित्र शक्ति में ब्रिटेन है, अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है। जबकि हम बात करें कि धुरी शक्ति में कौन थे? धुरी शक्ति में जर्मनी था, जापान था और इटली था। चलिए, और इसमें जीत हुआ था वह मित्र शक्ति की जीत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा थी, विधवा पुनर्विवाह था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि ये भी था, लेकिन यहाँ पे अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ऐसे मैं बोल देता हूँ क्वेश्चंस को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। देखिए इससे महत्वपूर्ण कुछ और आपको प्रश्न में बोल देता हूँ। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार था, ठीक है। जब मगध की गद्दी पर है जो 544 ईसा पूर्व में बैठा था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। साथ ही साथ यह जो राजगीर का निर्माण करके वहीं अपना राजगीर में राजधानी बनाया था। और जो राजवैद इसका था जीवक, इसको भगवान बुद्ध हैं उसके पास भेजा था सेवा के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, जीवक को भेजा था। तो राजवैद था बिंबिसार का ही, बुद्ध के पास भेजा था, ठीक है। अब स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई? देखिए स्वेज नहर बन जाने के कारण है जो 7000 किलोमीटर की दूरी है जो कम जाती है भारत और यूरोप के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी 7000 किलोमीटर। नेलांग घाटी किस राज्य में है? देखिए फ्रेंड्स, नेलांग घाटी की बात करें तो नेलांग घाटी जो है वह है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी उत्तराखंड। और इसे है जो चीन युद्ध जो 1962 था उसके बाद है जो इसे बंद कर दिया जाता है, फिर पर्यटकों के लिए 2015 में इसे खोला जाता है। 1962 से बंद रहता है 2015 तक, ठीक है। उसके बाद
2015 में फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है नेलांग घाटी को। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है वो होती है चेन्नई में, याद रखिएगा, चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। देखिए झीलें हैं तो सूरजकुंड झील है जो हरियाणा में है। रूपकुंड की बात करें तो रूपकुंड झील है जो उत्तराखंड में, जबकि अष्टमुडी की बात करें तो वह है केरल में, और पुलकित है जो तमिलनाडु में है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर, राइट आंसर कौन होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी नंबर। चलिए बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, करा निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो ये कच्चे माल की उपलब्धि है जो लोहा इस्पात में है, शर्करा शुगर इंडस्ट्री में भी है, सीमेंट में भी है कच्चे माल का इंपॉर्टेंस, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में है जो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी अवस्थिति का, इसके लोकेशन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बस सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। देखिए रामसर जो है क्षेत्र उसे वेटलैंड बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए चिल्का झील को प्राप्त है, लोकटक को प्राप्त है, केवला देव को प्राप्त है, वुलर झील को प्राप्त है, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। और भारत में रामसर क्षेत्र की बात करें फ्रेंड्स तो भारत में रामसर सूची में 25 स्थान को शामिल किया गया है। इसमें 4 का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। देखिए फ्रेंड्स जो लवणता सबसे अधिक है वह मृत सागर में। ऐसे बात करें तो वॉन झील है तुर्की का, उसमें है जो सबसे ज़्यादा लवणता है, तुर्की का वॉन झील, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मृत सागर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाले चोटी कौन है। देखिए सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी सैंडल पीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सैंडल पीक। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। जो प्रवाल भित्ति है पोर्ट ब्लेयर के पास वो क्यों मृत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक जहाज रानी के कारण, इसी कारण वहाँ पे वो है जो उसका जो कोरल रीफ है प्रवाल भित्ति है जो मृत हो रही है, डेड हो रही है, अत्यधिक जहाज रानी के कारण। वहाँ पे ज़्यादा मतलब जहाज पार करते हैं उस क्षेत्र से, इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक % क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज़्यादा आता है मिजोरम, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान में रखना प्रतिशत के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भगीरथी मिलकर कहाँ गंगा नदी में मिलते हैं, गंगा नदी बनाते हैं। देखिए तो वह देव प्रयाग में मिलकर के अलकनंदा और भगीरथी देव प्रयाग बनाते हैं, ठीक है। चलिए और मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, तो रुद्र प्रयाग में मिलती हैं मंदाकिनी और अलकनंदा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य। देखिए भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। ऐसे ओवरऑल कहें कि ओवरऑल खाद्यान्न में सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। अधिकतम गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य, तो कर्नाटक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कर्नाटक। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के किनारे है, तो सतलुज, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक। देखिए सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक है फ्रेंड्स वह है महाराष्ट्र, जबकि कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो नीलगिरी की पर्वत, तो जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। सुंदरबन क्षेत्र है, देखिए फ्रेंड सुंदरबन एक सघन मैंग्रोव वन है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित विभाजनों भौतिक विभाजन है। देखिए भारत का जो भौतिक विभाजन है वो सिंधु घाटी का, सिंधु गंगा का मैदान है, दक्षिणी पठार और पश्चिमी घाट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। 54 का जो हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन। देखिए भारत का जो भौतिक विभाजन है वो पर्वत, पठार और मैदान है, तो इसका राइट आंसर आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। 54 का ए सटीक है। जैसे इसमें क्या होगा कि पर्वत, पठार, मैदान, मैदान में आपका कौन आ जाएगा, तो मैदान में सिंधु गंगा का मैदान आ ही जाएगा आपका, ठीक है। और पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत आ जाएगा, और पर्वत की बात करें तो हिमालय वाला रीजन आ जाएगा। तो इसमें सारे कुछ आ जाते हैं, तो इसका सटीक आंसर ए हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है, तो ताइवान की सीमा नहीं लगती है, बाकी चीन की लगती है, बर्मा की लगती है, भूटान की लगती है, लेकिन ताइवान की नहीं लगती है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, और इसी के लिए इसमें वेतन भी मिलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के आत्मा कहा जाता है, वो कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। लेकिन भीमराव अम्बेडकर है जो भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहें, तो वो कहें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन ऐसे इसका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। यदि भीमराव अम्बेडकर पूछे तो हो जाएगा डी। चलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
ने संविधान को आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो केशवानंद भारती केस के बाद आया है। इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं? देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो अपना पद धारण करता है वह है भारत का महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? देखिए, रक्त सफ़ेद तो जिसमें हेमोग्लोबिन की कमी हो, तो कॉकरोच होता है उसमें हेमोग्लोबिन यानी तिलचट्टा, उसमें हेमोग्लोबिन की कमी होती है, इसी कारण इसका रक्त है जो इसका ब्लड है जो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात की गई है? देखिए, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की बात करें तो वह किया गया वह अनुच्छेद 169 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा 169। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के से संबंध रहा है? देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है वो रहा है वीवी गिरी जी का। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा वीवी गिरी। ठीक है, यह जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई केरल में। कब हुई? तो पहला इलेक्शन 1952 होता है, उसके जस्ट एक इलेक्शन बाद यानी दूसरी इलेक्शन में, तो 5 साल जोड़ दीजिए, 1957 में ही केरल में साम्यवादी सरकार है जो उसकी स्थापना हो गई थी। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपना अनुमति रोक ले? तो किसी बिल पर अनुमति रोकने के लिए जो उसका राष्ट्रपति का जो अधिकार है फ्रेंड्स, वो अधिकार है आर्टिकल 111। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए, अस्थायी सदस्य 5 देश हैं। 5 देश कौन कौन है? तो पहला है यूएसए, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा जो है वह है आपका चाइना। ठीक है, और फिर एक और है वह है रसिया, रूस। ठीक है, इस यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रसिया, ये 5 है जो परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद का। ठीक है, यूएन का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए विधि निर्माण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने और विधि निर्माण का जो अधिकार है वह दिया जाता है आर्टिकल 253 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 253। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य अस्तित्व में आया 2000 में आया। ठीक है, हम बात करें एग्जैक्ट डेट की, किस डेट को आया था? तो 15 नवंबर को आया था। अभी आपको ध्यान रखना, 15 नवंबर को। देखिए, 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुए थे। पहला राज्य अलग हुआ था, वह हुआ था उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और तीसरा झारखंड है जो बिहार राज्य से अलग हुआ था। तीनों 2000 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह समाप्त होने का विषय नहीं है। ये समाप्त होता है नहीं राज्यसभा का कार्यकाल, भले राज्यसभा का मेंबर है उनका कार्यकाल 6 साल के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। पंचायती राज का चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार को यह भार दिया गया है, और यह आर्टिकल 243 का के अनुसार यह अधिकार है जो राज्य सरकार को है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 40, जो आपका डीपीएसपी था, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसके अनुसार। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 40 के अंतर्गत है जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर ये होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। देखिए, सफलता हेतु कार्य करने के लिए पंचायती राज में स्थानीय जनता की पूर्ण रूप से सहयोग करनी पड़ती है, इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जनता के लिए ही है तो जनता को सहयोग करना ही पड़ेगा, तभी अच्छे तरीके से पंचायती राज जो अपना काम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की हानि या प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों होता है, संचालन, संवहन, विकिरण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तीनों इसमें काम करते हैं, इसके कारण है जो ठंडा पानी होता है ठंडा ही रहता है, और गर्म पानी होता है गर्मी ही रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान के जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है। देखिए, यहाँ पे विधानसभा की बात कर रही है, तो विधानसभा का जो गठन होता है
वह गठन होता है आर्टिकल 170। जबकि विधान परिषद की बात करें तो आर्टिकल 169। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जबकि राज्य की बात करें तो राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो हो जाएगा राज्यपाल। देखिए ठीक है, जबकि ये दोनों नाम मात्र के प्रधान होते हैं। रियल हेड कौन होते हैं? यदि रियल पूछे तो वास्तविक पूछे तो वास्तविक। यदि संघ की बात करें तो प्रधानमंत्री और राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री। कार्यकारी अध्यक्ष या नाम मात्र का अध्यक्ष होता है वह संघ में होता है राष्ट्रपति और राज्य में होता है वह होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए फ्रेंड्स, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा और मैथ के प्रश्न बहुत टफ नहीं होते हैं, आप इन्हें आसानी से कर ले सकते हैं। यदि जो फ्रेंड्स को दिक्कत होती है तो उनको मैं आप मैथ का है जो हिंट उनको प्रदान कर दूंगा, हिंट इनको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस हिंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आंसर बोल देता हूं, आप लोग इसे बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, उसका जो राइट आंसर है वह है सी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वह सी है 61 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 की बात करें फ्रेंड्स तो 79 का सी है 378। 80 की बात करें, 80 का जो डी, इसको डी मार लीजिएगा। देखिए आप लोग नोट कर लीजिए और इसे आप बना भी लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको हम दिलवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, 81 की बात करें तो 81 का आंसर हो जाएगा वह बुधवार हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है 82। 82 की बात करें तो 82 का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 83। 83 का जो आंसर होगा राइट आंसर वह हो जाएगा ए 4%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा 16:9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 है उसका भी राइट आंसर सी होगा राधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए 400 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको आरोही क्रम में से जाना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 का सी राइट आंसर होगा 527। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें त्रिभुज की संख्या गिनना है। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिकोण है तो 93 की बात करें आंसर की, राइट आंसर की, तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। जो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वह भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कृषि होगा। उद्योग की बात करें तो यह सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और सहकारिता है जो हो जाएगा वो टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो न्यास सिद्धांत पर। न्यास सिद्धांत क्या होता है? तो न्यास सिद्धांत ये होता है कि देखिए, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो अंबानी है उसके पास जो सारा संपत्ति है, तो संपत्ति न्यास का सिद्धांत, गांधी का न्यास का सिद्धांत बोलता है कि जो अंबानी के पास जो संपत्ति है वो अंबानी का नहीं है, भले उसका संरक्षण अंबानी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है यानी कि आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं है बल्कि उसके संरक्षक हैं। यही न्यास सिद्धांत है और यही इसी में गांधी जी विश्वास करते थे। नेक्स्ट है कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? देखिए ECGC ये भी करता है, MTC ये भी करता है, ATC ये भी करता है। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक, तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक है तसाकी हिरोजी। इसका राइट आंसर डी होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिए, उसमें मैंने जीएस के प्रश्न थे लगभग 80 प्रश्न, उसे मैं काफ़ी डिटेल में कराया। बात करें हम मैथ की और रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन थे उसका मैं आंसर बता दिया हूँ। और साथ ही साथ आप भी उस मैथ के क्वेश्चन से जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन सही होने चाहिए तभी आपके रिजल्ट बन पाएंगे। तो मैं आपके जीएस पे तो काम कर रहा हूँ, मैथ पे इस चलते नहीं काम कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैथ को यहाँ पे समझा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए या वाइट बोर्ड चाहिए, उसके वहाँ से वीडियो बना करके इसे समझाया जा सकता है। तो ऐसे आप लोग, बहुत सारे लोग का कमेंट होगा तो हम मैथ का भी सॉल्यूशन करवा देंगे। अदरवाइज आप लोग जीएस का सॉल्यूशन देखिए और मैथ का आंसर मैंने बता दिया है और हिंट है जो इसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ऐसे आप हिंट देख करके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।